धन्यवाद आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी। सबसे पहले तो आपने जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आजकल वक्फ जो अधिनियम सरकार लाई है उसको लेके माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर सुनवाई चल रही है। कल भी इस पे सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई और इसी मुद्दे पे कुछ हम लोग बातचीत करेंगे और जो पूरी कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय केंद्र सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की 3 न्यायाधीशों की पीठ से केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया कि संसद द्वारा उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बगैर रोक नहीं लगानी चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे कुछ चीजों पे रोक लगाई है तब तक के लिए जब तक कि 7 दिन बाद 7वें दिन यानी 5 मई को केंद्र के द्वारा दिए हुए जवाब नहीं आ जाते, तब तक उसमें कुछ चीजों पर रोक लगाई है। वो सारी चीजें हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे, तो आप बने रहें ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जा सके। तो उस पर सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही है कि जब तक आप हमारी बात पूरी ना सुन लें तब तक इस पर किसी चीज पर रोक ना लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यानी आज केंद्र का आश्वासन दर्ज किया कि 5 मई तक ना तो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित संपत्ति को डी नोटिफाई किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां की जाएंगी। ठीक है, एक तो उन्होंने ये कहा। न्यायाधीशों ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन को भी दर्ज किया कि अंतरिम अवधि में केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। विवादास्पद कानून इस प्रमुख वक्फ संस्थाओं में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो कानून लाया गया है उसमें मुस्लिम समाज के अलावा कोई और भी शामिल हो सकता है उसकी कमेटी में। तो इसी पे सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई में आज जो चीजें आई हैं, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक से इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने भी साथ में मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका कुछ हिस्सा आपको हम सुनवा देते हैं, उसे आप लोग सुने। धन्यवाद आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी। सबसे पहले तो आपने जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है,
हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी मौजूदा वक्फ संपत्ति को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई तक केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये एक फैसला दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन को दर्ज किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 9 और 14 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ, इसकी आज जो सुनवाई हुई उस सुनवाई के दौरान क्या क्या चीजें घटित हुई हैं उसके बारे में छोटी सी चर्चा आपके सामने हम रख देते हैं। सॉलिसिटर बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि अगर कानून में कुछ प्रावधानों पर रोक नहीं लगाई गई तो जमीनी स्तर पर स्थिति बदल सकती है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर मौलाना याकूब अब्बास ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड AISPLB के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने आज सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद जताते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय की टिप्पणी से न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। मौलाना अब्बास ने संवैधानिक ढांचे के भीतर मुद्दों को सुलझाने के महत्व पर बल देते हुए लोगों से एकता और भाईचारा बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि देश में शांति भंग ना हो। उन्होंने कहा, आज सुनवाई का दूसरा दिन है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए न्याय करेगा। कल जिस तरह से कोर्ट ने मामले में सुनवाई की उससे हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर न्यायपालिका न्याय नहीं करेगी तो कोई व्यक्ति कहां जाएगा। हम संविधान के दायरे में रहते हुए सभी मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बिंदुओं पर सवाल उठाए जो कांग्रेस ने जेपीसी में उठाए थे। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आज कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए सवाल वही है जो कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति में उठाए थे। एएनआई से बात करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि यदि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो कार्रवाई करना सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वही सवाल कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में उठाए थे। आज सुनवाई होगी और अगर कहीं भी संविधान का उल्लंघन हो रहा होगा तो सख्त कार्रवाई करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। महुआ मोइत्रा ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अधिनियम के गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने के प्रस्ताव से प्रसन्न हूं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कल वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावित आदेश का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अगले दिन जब अदालत सुनवाई फिर से शुरू होगी तो उस पर अमल होगा। उच्चतम न्यायालय ने कल यह आदेश देने का प्रस्ताव रखा कि वक्फ
घोषित संपत्तियों जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ भी शामिल है को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा, लेकिन केंद्र ने इस सुझाव का विरोध किया और इस तरह से निर्देश से पहले सुनवाई की मांग की। शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सवाल पूछा है। इसने कहा कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। एक्स पर पोस्ट किया जो महुआ मोइत्रा ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, ने कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के 3 बहुत ही गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है और सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे हैं। वहीं पे सीजीआई ने उसमें कहा है कि वक्फ सुनवाई जब हम बेंच पर बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। ये सीजीआई ने अपनी बात उसमें रखी। उच्चतम न्यायालय ने कल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र द्वारा प्रस्तुत की गई एक तुलना तथ्य इस तर्क पर कड़ा संज्ञान लिया कि तर्क के अनुसार हिंदू न्यायाधीशों को पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सीजीआई खन्ना ने कहा, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मुस्लिमों समेत अल्पसंख्यकों को भी हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले बोर्डों में शामिल किया जाना चाहिए? कृपया खुलकर बताएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रावधानों पर बचाव करते हुए कहा कि यदि वैधानिक बोर्डों में गैर मुस्लिम के उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो वर्तमान पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि यदि हम उस तर्क से चलते हैं तो माननीय न्यायाधीश इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सीजीआई ने पलटवार करते हुए कहा, नहीं, माफ कीजिएगा श्री मेहता, हम सिर्फ न्याय निर्णयन की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म भूल जाते हैं। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए एक पक्ष या दूसरा पक्ष एक जैसा है। तो ये जो बातें आपके सामने आपने सुनी, ये सारी कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई और जिसके बारे में हम लोगों ने सुना, क्योंकि ये जो विधेयक है ये बहुत ही मुस्लिम समाज के लिए नापसंद, ये किसी भी तरह से पसंद नहीं है। क्योंकि आज के समय में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जितने भी कानून सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लिए ही लाए जा रहे हैं और उसमें कुछ चीजें जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले देखा होगा मुस्लिम समाज के लिए कानून लाए गए जिसमें कि सीए मुख्य था और उस सीए के माध्यम से मुस्लिम समाज की भलाई की बात होती रही कि ये हम मुस्लिम समाज की भलाई के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज उसका विरोध करता रहा। परमानेंट वो उसका विरोध करता रहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते, वो उसका विरोध करता रहा। लेकिन सरकार वो लेकर के आई। उसके बाद ऐसे ही 3 तलाक का मामला था जिसके बारे में मुस्लिम समाज विरोध करता रहा, उस पर भी सरकार लेकर के आई। ये उसके बाद ये वक्फ संपत्ति का मामला आया, ठीक है। उसमें कई राज्यों में आपने देखा कि धर्मांतरण को लेकर के भी कानून लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आती, आखिर सरकार कोई भी ऐसा कानून सभी समाज के लिए क्यों नहीं लाती।
वो सिर्फ एक मुस्लिम समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज के पसमानदा समाज के लोगों की बात करने के पीछे मंशा क्या है, जबकि वो समाज उसका विरोध करती है। तो आज हमें और आपको विचार करना होगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और क्यों सरकार हमेशा मुस्लिम समाज को लेकर के ही नियम कानून लेकर के आती है। तो ये विचार करने का विषय है। हमें आपको इस पे विचार करना होगा, सोचना होगा कि सरकार मुसलमानों से इतना प्रेम अगर रखती है तो हिंदू समाज की महिलाएं जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, वो अपने घर पे हैं, अपने माँ बाप के पास हैं या और तरह से अपने जीवन का यापन कर रही है, उस पर विचार क्यों नहीं करती? उन बेरोजगार युवाओं के बारे में विचार क्यों नहीं करती? उन महंगाई के ऊपर सरकार विचार क्यों नहीं करती? पेट्रोल डीजल का बेतहाशा दाम बढ़ा हुआ है, उस पर सरकार विचार क्यों नहीं करती? ये सारे विषय हैं, इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा कि आखिर सरकार का रवैया क्या है और वो क्या चाहती है और क्यों वो मुस्लिम समाज के लिए ही कानून लेकर के आती है। तो जो भी साथी इससे जुड़े हैं, आप अपने विचार जरूर इसमें साझा करें और बताएं कि सरकार चाहती क्या है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।